मार्शल लॉ, लाइक व्हाट इज़ मार्शल लॉ। आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि मार्शल लॉ क्या है। और ये जो मार्शल लॉ है इसके बारे में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं पर भी दिया नहीं हुआ है, मगर फिर भी इस मार्शल लॉ को सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है क्योंकि ये निहित है, कहीं ना कहीं एक जो फंडामेंटल राइट है उसमें ये पाया जाता है। आज उसी फंडामेंटल राइट को हम काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ द फंडामेंटल राइट 34। इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये राइट जो है डील करता है मार्शल लॉ और फंडामेंटल राइट्स से, ठीक है। अब इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं और क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं वो हम सारी की सारी अभी डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए चालू करते हैं वीडियो को। मगर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चों तक पहुँचे, ठीक है। क्योंकि सबको लाभ मिलना चाहिए, देखिए, ठीक है। कोई भी अकेला लेकर अगर पा लेगा तो वो अपने साथ थोड़े ना लेकर जाएगा, सब चीज़ यहीं छोड़ कर जानी है, तो इसलिए सबको लाभ मिलना चाहिए। चलिए अब चालू करते हैं वीडियो को। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में, मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारी कंट्री में जो है ना एक कोई भी स्पेसिफिक पार्ट होता है और उसमें जो है ना कभी कभी दंगे फसाद ज़्यादा होने लग जाते हैं। लाइक लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम होती है ना काफ़ी ज़्यादा वो डिसरप्ट हो जाती है, वहाँ पर बिल्कुल भी लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं करा जाता है। तो इस समय पर उस पर्टिकुलर जो सिचुएशन जो जनरेट होती है या क्रिएट करी जाती है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो उस सिचुएशन से टैकल करने के लिए हमारे पास एक प्रोविज़न है, दैट इज़ द मार्शल लॉ। और वही चीज़ बहुत ही कारगर होती है, ताकि क्योंकि वहाँ पर अगर हमें लॉ एंड ऑर्डर को दोबारा से रिस्टोर करना है तो यही चीज़ हमें अपनानी पड़ती है। नहीं, मुझे नहीं, ठीक है, मैं नहीं अपनाता हूँ, गवर्नमेंट जो है, ठीक है। चलिए अब यही चीज़ को हम अब पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ है। अब ये जो आर्टिकल 34 है ये कहीं ना कहीं जो है फंडामेंटल राइट्स जो है उन पर रिस्ट्रिक्शन पोज कर देता है, रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। अगर कहीं पर भी मार्शल लॉ लगाया हुआ है तो वहाँ पर जो पीपल रहते हैं उनको ये फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनका बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो आर्टिकल 34 है ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो इंडेमनीफाई कर सके किसी भी एक पब्लिक सर्वेंट को या कोई भी एक पर्सन हो अगर वो मार्शल लॉ में उसको कुछ भी क्षति पहुँचती है तो, ठीक है। अब ये जो इंडेमनीफाई का जो कुछ भी चीज़ है, लाइक यहाँ पर पार्लियामेंट को ये भी पावर मिलती है कि अगर मार्शल लॉ के दौरान कोई भी उस समय पर किसी को भी या तो सेंटेंस वगैरह होती है, सेंटेंस यानी सज़ा वगैरह सुनाई जाती है, या कोई भी पनिशमेंट वगैरह दी जाती है, या किसी की भी प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी सामान को जब्त करा जाता है, तो वहाँ पर पार्लियामेंट उसको वैलिडेट करार दे सकते हैं कि हाँ ये सही है, ठीक है। क्योंकि ये सारी जो पावर है पार्लियामेंट के हाथ में आर्टिकल 34 ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब उसके बाद ये जितनी भी एक्ट करी जाती हैं पार्लियामेंट के द्वारा इंडेमनिटी के रिलेशन में, ठीक है। अब ये इंडेमनिटी, एक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है ये मैंने बता दिया आपको। अब इसके रिलेशन में कोई भी एक्ट अगर पार्लियामेंट के द्वारा करी जाती है तो उसको कोर्ट में ले जाकर कोई ये नहीं कह सकता कि अगर ऐसा पार्लियामेंट के द्वारा करा जा रहा है तो हमारा उससे जो है ना फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। यानी पार्लियामेंट के द्वारा अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को अगर कुछ भी इंडेमनिटी करी जाती है पार्लियामेंट के द्वारा उस पब्लिक सर्वेंट के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, तो उस चीज़ को ले जाकर कोई भी पर्सन कोर्ट में ये नहीं कह सकता कि, या फिर कोर्ट ये नहीं कह सकता कि इससे किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का कोई भी वॉल्यूशन हो रहा है। ये समझ में आ गया आपको बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है मार्शल लॉ का हमने ये बोरो करा है इंग्लैंड से, ठीक है। यानी इंग्लैंड यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये जो है ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं पर भी इसका एक्सप्रेशन मार्शल लॉ का कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। अब इसका सिंपली जो मतलब होता है वो होता है मिलिट्री रूल। आपने सुना होगा मिलिट्री रूल कि वहाँ पर मिलिट्री रूल लग रहा है और वहाँ पर मिलिट्री रूल लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें अब आए तीसरे दिन जो है न्यूज़ में सुनते रहते हैं, ठीक है। खासकर अभी जो दंगे फसाद हो रहे थे मणिपुर में वहाँ पर आपने सुना होगा, मगर वहाँ पर मिलिट्री रूल नहीं लगा है, ठीक है। मगर नॉर्थ ईस्टर्न जो एरियाज़ होते हैं ना वहीं पर सबसे ज़्यादा मार्शल लॉ लगा हुआ था, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो कुछ ऐसे जो ग्रुप्स थे, ठीक है, जैसे कि नाग ग्रुप वगैरह, तो वहाँ पर वो जो है ना कहीं पैट्रियोटिज्म के खिलाफ थे, वो देश के खिलाफ थे। तो उसी चीज़ से टैकल करने के लिए मार्शल लॉ वहाँ पर इम्पोज करा गया था, ठीक है। अब यहाँ पर मिलिट्री को काफ़ी सारी पावर्स मिल जाती हैं, ठीक है। वहाँ पर जो ना ऑर्डिनरी जो लॉ होते हैं यानी सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका खात्मा हो जाता है, वो वहाँ से बंद हो जाता है जब ये मिलिट्री रूल इम्पोज होता है। और जो
जो लॉ बनाए जाते हैं ना, फिर जो वहाँ की मिलिट्री होती है उसके द्वारा गवर्न करी जाती हैं चीज़ें वहाँ पर, ठीक है। ये बात आपको समझ आएगी। इसका मतलब सिंपल सा यही है कि जो सस्पेंशन ऑफ ऑर्डिनरी लॉ फिर गवर्नमेंट जो है चलती है फिर मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स के द्वारा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये जो लॉ है, मिलिट्री रूल है, ये मिलिट्री लॉ से अलग है, मिलिट्री लॉ से अलग, क्योंकि मिलिट्री का जो लॉ है वो आर्म्ड फोर्सेस के लिए बनाए जाते हैं, मगर मिलिट्री का जो रूल है वो सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको खत्म करने के बाद कहीं पर भी अगर मार्शल लॉ इम्पोज होता है तो वहाँ पर चलता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं अब, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि ये जो मार्शल लॉ है इसका ना तो कोई भी स्पेसिफिक प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और ना ही इसका कोई एक्सप्रेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। ये समझ में आपकी बात कि यहाँ पर अगर एग्जीक्यूटिव को अगर कोई भी मार्शल लॉ इम्पोज करना है तो एग्जीक्यूटिव के लिए डायरेक्टली कोई भी प्रोविज़न नहीं है, ना ही कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न है, ठीक है। ना तो एक्सप्रेशन है ना ही कोई प्रोविज़न है। ये बात आपको समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगर ये जो मार्शल लॉ है उसको आर्टिकल 34 के अंदर बिठा दिया गया है कि अगर कोई भी ऐसी कोई भी अनफोर्सिन सिचुएशन बनती है, जैसे कि वॉरलाइक सिचुएशन, इन्वेजन, इंसरेक्शन कोई भी बनता है, रिबेलियन कोई होता है या रायट कोई होते हैं, या फिर एक जो लॉ है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जा रहा है, यानी पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जा रहा है, उसका कोई भी वायलेंटली अगर उसका विद्रोह कर रहा है तो उस चीज़ से टैकल करने के लिए आर्टिकल 34 में ये सारी की सारी चीज़ें निहित हैं। बेसिक एक्सप्रेशन नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है, मगर ये सारी चीज़ें आर्टिकल 34 में निहित है, तो ईजिली इस चीज़ को यूज़ करा जा सकता है। अब इस चीज़ को यूज़ इसलिए करा जाता है ताकि आपने देखा होगा कि हमारे पास अगर एक लाइक ये मैग्नेट है और ये भी मैग्नेट है, इसमें नॉर्थ रहता है और इसमें साउथ रहता है, इसमें नॉर्थ और इसमें साउथ। जब ये नॉर्थ आपस में आएंगे तो रिपल करेंगे और साउथ आपस में आएंगे तो रिपल करेंगे, और ऐसे ही अगर नॉर्थ साउथ आपस में आएंगे तो अट्रैक्शन होगा। अब इस चीज़ से क्या होता है कि इस मार्शल लॉ को इसलिए लाया गया है क्योंकि अगर कोई भी ऐसी चीज़ है, वॉर, इन्वेजन, इंसरेक्शन, रिबेलियन, रायट एंड वायलेंस अगर कोई भी होता है तो उस चीज़ को उसी तरीके से ख़त्म करना, यानी मिलिट्री रूल से। लाठी का जवाब लाठी से, ठीक है, पत्थर का जवाब ईंट से, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए, तो यहाँ पर मिलिट्री के पास काफ़ी सारी पावर हो जाती है कि वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सके, अपने कुछ भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सके, ठीक है, किसी सिविलियन को पनिश कर सके और वो डेथ भी दे सकती है अगर इस चीज़ में कुछ भी होता है तो, ठीक है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। मगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आगे चलकर कहा कि भाई देखो, आप मार्शल लॉ तो लगा दोगे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि जो लोगों के पास एक रिट है दैट इज़ दी हैबीज कॉर्पस वो खत्म हो जाएगी टू प्रोटेक्ट द बॉडी। अगर मानकर चलिए मिलिट्री रूल लग रहा है, उसने मिलिट्री रूल जो है अपना कुछ मतलब मिसयूज़ करने लग जाती है और वो लोगों को बिना किसी रीज़न के कैद करने लग जाती है, तो यहाँ पर कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे सकता है कि आपको जो है ना उसकी बॉडी को प्रेजेंट करना होगा। तो यही रिट जो है हमारी हबीज कॉर्पस कहती है। अब ये जो मार्शल लॉ अंडर आर्टिकल 34 जो है वो नेशनल इमरजेंसी बहुत डिफरेंट है, ठीक है। मार्शल लॉ अलग होता है, मार्शल लॉ, ठीक है, और नेशनल इमरजेंसी अलग होती है। अब इसका डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। अब ये जो मार्शल लॉ है वो खाली फंडामेंटल राइट्स पर मतलब जो है जोर डालता है, उसको जो है ना अफेक्ट करता है, ठीक है। वहीं पर जब नेशनल इमरजेंसी लागू होती है तो प्रेसिडेंट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स तो ऑब्वियसली उनको स्थगित कर दिया जाता है, ठीक है, यानी सस्पेंड कर दिया जाता है, मगर उसके साथ साथ सेंट्रल स्टेट रिलेशंस भी अफेक्ट होते हैं, ठीक है। और सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के साथ साथ जो अदर चीज़ें हैं जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, और टेन्योर जो होता है पार्लियामेंट का वो भी इंक्रीज होता है। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान, वेराज ये सारी चीज़ें यहाँ पर एब्सेंट है, यहाँ पर मार्शल लॉ इम्पोज होता है। और वहीं पर मार्शल लॉ में क्या होता है कि गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है और ऑर्डिनरी लॉज को सस्पेंड कर दिया जाता है। वेराज नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो भी कंटिन्यू रहती है और ऑर्डिनरी लॉ भी कंटिन्यू रहती है, लॉ कोर्ट्स, ठीक है, वो भी कंटिन्यू रहते हैं। अब ठीक है, ये मार्शल लॉ के दौरान क्या होता है कि जब मार्शल लॉ इम्पोज करा जाता है तो वहाँ पर जो सिचुएशन है ना उसको पहले के जैसे बनाने के लिए वहाँ पर मार्शल लॉ इम्पोज करा जाता है। वेयर एज जो इमरजेंसी होती है उसके काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं, लाइक तो कुछ प्रोविजंस हैं जिनके बिहाफ पर ही इमरजेंसी लगाई जा सकती है, जैसे कि वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। इन बिहाफ पर इन बेसिस पर ही नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज करा जा सकता है, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, बट विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये भी पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये बात आपको समझ में। चलिए, अब ये जो मार्शल लॉ है वो इम्पोज करा जाता है एक
स्पेसिफिक एरिया में। मगर यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो ये पूरी कंट्री में लगाया जाएगा या फिर एक किसी पार्ट में लगाया जाएगा कंट्री के, ठीक है। अब यहाँ पर मार्शल लॉ जो है इसका कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये इम्प्लिसिट है आर्टिकल 34 में। वेयर एज कॉन्स्टिट्यूशन में जो नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन दिया हुआ है दैट इज द आर्टिकल 352, ठीक है, 352 और 356 और 360, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल। तो ये एक्सप्लिसिट है, ठीक है। ये बात आपको समझे तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल था, आर्टिकल 34, ठीक है। ये पूरी की पूरी मैंने आपको समझा दी कि मार्शल लॉ क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, क्या अच्छा लगा। और कोई भी अगर आपको सजेशन देना तो सजेशन जरूर दीजिए ताकि मैं इंप्रूवमेंट लेकर आ सकूँ, ठीक है। और आपकी अगर कोई भी क्वेरी होती है डायरेक्ट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पर, या फिर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पर भी, ठीक है, पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को, ठीक है। या फिर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम पर, हाँ टेलीग्राम है, ये टेलीग्राम है, हाँ, यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं ताकि यू गेट द PDF ऑफ दिस वीडियो एज सुन एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।